आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। ब्रेक से पहले हम टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे आप लोगों की, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर काशिफ बात कर रहा हूँ। मेरी क्वेरी थी, मैं टियर 1 जनरल वीजा पर हूँ और मैं 10 इयर्स रूट पे अब ILR अप्लाई करूंगा 2 महीने बाद। 10 इयर्स रूट पे, नॉट ऑन 5 इयर्स। तो मेरी वाइफ अप्रैल 2012 में आई थी ऑन माय डिपेंडेंट ऑन टियर 1। तो उनको पहली बात तो ये कि अगर उनको FLR मिलेगा भी इस पर डिपेंडेंट स्पाउस वीजा ऑन द बेसिस ऑफ माय ILR, तो उनको उनका इंडेफिनिट कब भी होगा फिर? और दूसरी चीज ये है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कौन सा कोर्स देना है? A1, B1, IELTS कोई भी दे सकती है या कोई स्पेसिफिक देना है इंग्लिश का कोर्स? जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है वो A1 के इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। उससे हायर भी दे सकती हैं? जो उससे हायर दे सकती हैं, उससे मतलब ऑब्वियसली मिनिमम A1 की रिक्वायरमेंट है, तो उससे हायर अगर हो तो दैट्स फाइन। और जहाँ तक इंडेफिनिट का ताल्लुक है, उनको 5 साल स्पाउस वीज़े पे जो है वो गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगी इंडेफिनिट के लिए जी। और इस दौरान जो है उनको मेरे ख्याल में स्पाउस वीज़ा में 5 साल गुजारने से पहले ही उनको 10 इयर्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत है तो फिर जब 10 इयर्स यहाँ पे हो जाते हैं तो उस बेसिस पे भी इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जाकिर साहब। जी जी। हेलो हेलो। मैं ये इमिग्रेशन का सवाल नहीं है जी, ये मैं ट्रस्ट के बारे में पूछना चाहता था। जी जी। मैं प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपने तीनों जो बालिग नहीं है बच्चे, उनके नाम करना चाहता हूँ ट्रस्ट में। तो वो कैसे किया जा सकता है? देखें, इस सिलसिले में अगर आप चाहें तो मुझसे आप अलग से मतलब रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा डिटेल में बात करने वाली चीज़ है ये। जी। तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इस सिलसिले में गाइड कर दूंगा। आपको किस नंबर पे मैं कांटेक्ट आप हमारे ये ईमेल एड्रेस आ रहा है, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं, तो फिर आपको मैं मतलब आपसे रब्ता करके हम और फिर आपको गाइड कर लेंगे जी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर, मैंने पूछना था कि मैं ना वेट कर रही थी असाइलम के फर्दर सबमिशन का। तो मैंने कॉल किया उनको, उन्होंने बोला कि अप्रैल से पहले वो डिसीजन दे देंगे। ऐसा तो नहीं होता कि वो रिफ्यूजल लगाकर और घर पे आ जाएंगे और डिपोर्ट कर देंगे सीधा अगर रिफ्यूज हो गया तो? ऐसा तो, क्योंकि मेरे 2 साल की बेटी है और हस्बैंड है जी। तो मैंने ये पूछना जी। था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं, आपके पास उसको आगे मज़ीद अगर राइट ऑफ अपील उन्होंने नहीं दिया तो फिर आप आगे उसको चैलेंज करना चाहें तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो रिफ्यूज़ करके फ़ौरन आपके घर आ जाए नॉर्मली। तो आप तसल्ली रखें, ऐसा होपफुली नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मैं इमरान लंदन से बोल रहा हूँ। मुझे उस वक्त में बात काट गई थी, मैं आपको दोबारा एक बताना चाहता हूँ जी। जी, मुझे वो बताया था कि उन्होंने मुझसे सवाल जो पूछे थे, बिल्कुल उन्होंने पूछा था, मेरी जो है ना रिफ्यूज हो गया था 2 साल पहले कोर्ट से, मेरा जो है ना ये आप कौन से, आपको क्या वो जिसकी अपील आई हुई है और आपका बच्चा भी है और पार्टनर के बेसिस पे आपने एप्लीकेशन की थी यूरोपियन? जी जी, ये दोबारा अभी मैंने अप्लाई किया था। पहले कोर्ट से जो रिफ्यूज हुआ था ना, मेरी और मेरी वाइफ के जो सवाल थे ना, थोड़े से, मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल 100% थे, कुछ गलत हुए थे, पर दोबारा उसी बेसिस को लेके उन्होंने कि जज ने तुम्हारा रिफ्यूज किया हुआ है, कि उसने जज ने अपने कंसर्न से बोला था कि जेन्युइन रिलेशन नहीं लगती, और उसी बेस को उन्होंने लेके अभी दोबारा रिफ्यूज कर दिया। अभी तो मेरी बच्ची है, अभी मुझे पता नहीं मैं किस तरह उनको मैं शो कर सकता हूँ जेन्युइन। देखिए, उसमें ऑब्वियसली आपकी बच्ची भी है और आपकी अभी कोर्ट में आपने जाना है। अगर खाली इसी उसको उन्होंने रीज़न बनाया है तो ये भी जो है एक ऑब्वियसली एक बड़ा आपके पास एविडेंस है कि अगर जज ने जब कहा था कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं है, तो उसके बाद फिर आपकी बच्ची भी हो गई है और ऑब्वियसली ये चीज़ पहले नहीं थी, जिससे प्रूफ होता है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं। और जो भी अगर उन्होंने सवालों के मतलब जो आपसे सवाल किए थे जिस पे वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस अब ऑब्वियसली इतना ना तो मुझे मालूम है कि एग्जैक्टली क्या उन्होंने आप पे ऑब्जेक्शन सवालों के हवाले से लगाए थे, तो इसलिए मैं उनके और क्या आपके रीज़न थे उस सिलसिले में। तो बेहतर ये है कि अपने वकील, या अगर आपके वकील कोई नहीं है, किसी भी वकील के पास जाके अपना केस जो है वो किसी वकील मतलब लीगल एक्सपर्ट के थ्रू इसको फ़ाइट करें।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? ठीक है जी जी, अल्लाह का शुक्र। कौन सा बोल रहे हैं? मैं अवैस बात कर रहा हूँ। अच्छा जाकिर साहब, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि 2012 में मेरी शादी हुई थी यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन के साथ, और मुझे इन्होंने 3 साल का जो है लगा कर दिया था डिस्क्रिशन लीव। जी डिस्क्रिशन लीव, बिल्कुल। अब आप ये बोल रहे हैं क्योंकि मुझे ये पता नहीं था डिस्क्रिशन लीव, वो मैंने उसके बाद 3 साल जब फिनिश हुए अभी 2015 के अंदर, तो मैंने वो इंडेफिनेट अप्लाई कर दिया थिंकिंग के शायद मुझे अब जो है ना इंडेफिनेट के लिए मैं करता हूँ एलिजिबल, लेकिन मैं नहीं था। वो उन्होंने मुझे फिर बताया कि आप 3 साल का और आप मुझे दोबारा लगा कर दे दिया अभी। अच्छा, इस दौरान ये मुझे खत्म होगा 2019 के अंदर जी, लेकिन मैं 2017 के अंदर एलिजिबल हो जाता हूँ 10 इयर्स के रूट के थ्रू, तो क्या मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे ये पूछना था आपसे। आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं ना? थ्रू आउट लीगल रहा हूँ, बिल्कुल जी। अगर आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार वीजा मेरा कर्टेल हुआ था, कर्टेल जरूर हुआ था। नहीं, कर्टेल अगर कोई वीज़ा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आप ओवरस्टेयर हो जाते हैं। अगर आप कर्टेलमेंट से पहले, जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले कोई एप्लीकेशन कर देते हैं तो वो फिर इन टाइम हो जाती है एप्लीकेशन। तो इसलिए एज लॉन्ग एज आप ओवरस्टेयर ना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका वीज़ा कर्टेल हो गया और आपका वीज़ा 30 मार्च को ख़त्म होना था और आपने फिर 30 मार्च के बाद 30 अप्रैल या ऐसे कोई एप्लीकेशन की है तो वो फिर आप ओवरस्टेयर के उसमें आएगा। अदरवाइज़ अगर आपने 30 मार्च से पहले कर दी है कोई एप्लीकेशन और वो फिर कंसिडर करते हैं वो, तो फिर वो आप जो है वो लीगल रहते हैं। तो फिर मैं मतलब 2017 के फरवरी को मैं एलिजिबल होता हूँ इसका 10 ईयर रूट का। जी, जैसा कि मैंने कहा है कि एज लॉन्ग एज आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं तो फिर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें प्लीज। जी हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम है रिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे 2013 में मिला था बच्चों की बेस पे 3 साल का वीजा मिला था। तो अभी 2015 में मेरा खत्म हो गया मई महीने में। तो वकील ने ऐसे बोला कि आपकी एप्लीकेशन डाली हुई है, तो अभी तक उसका जवाब नहीं हुआ आया है। लगातार 11 मंथ हो गए। तो अभी क्या होगा? उसका आपके फिंगरप्रिंट्स हुए? हाँ जी, सारा कुछ हो गया। एक्सटेंशन के लिए डाला था कि हाँ, तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो गए लेकिन अभी जवाब कोई नहीं आया, यानी कि कोई फैसला नहीं आया। तो आपके वकील को आप बोले ना कि उनको लिखें होम ऑफिस को कि वो जल्दी डिसाइड करें। आप दूसरा दूसरा वकील ने लिखा और काम की परमिशन भी होम ऑफिस ने ईमेल थ्रू दे दी है मुझे जॉब पर से, पर अभी तक भी नहीं आया। तो अगर आपको जल्दी है या आपने कोई ट्रैवल वगैरह करना है तो आप उनको कह सकते हैं वकील के थ्रू भी, या फिर अपने लोकल एमपी से रब्ता करके, लोकल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनसे भी रब्ता करके कि जी 11 महीने हो गए हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, तो होम ऑफिस को लिखें कि जल्दी एप्लीकेशन डिसाइड करें। ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग जी। जी गुड इवनिंग जी। मैं मिसेस कपूर बोल रही हूँ। मुझे अपने बारे में कुछ आपसे सलाह मांगनी थी। जी बिल्कुल बोलें। हाँ, मेरा एक्चुअली मैं अभी अपने लंदन में अपनी बेटी के पास आई थी, एज ए टूरिस्ट ही आती हूँ। 10 साल का वीजा था मेरे पास, तो इस साल वो खत्म हो जाता है। तो मैं उधर इंडिया में अकेली हूँ बिल्कुल ही, टोटली। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरे बेटे की भी। तो मेरी बेटी यहीं पे है लंदन पे। तो अभी फिर मेरी हेल्थ की वजह से तो उन्होंने फिर मेरे को नहीं जाने दिया और इधर से उन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करा। वो डाल दी थी। वो आज उसको 4-5 महीने हो गए वो एप्लीकेशन डाले हुए। तो उधर से तो कुछ वो सुनाई दिया। पीछे उनकी एक लेटर आई थी जिन्होंने बोला था कि NHS के लिए पैसा जमा कराने के लिए। तो वो हमने जमा करा दिया था, वो नंबर भेज दिया था। तो अभी वो वहाँ से जो लेटर तो आ गया जो मेरे को बोला उन्होंने रजिस्टर करने के लिए। सो व्हाट इज द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, अभी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि आपने कुछ नहीं करना, आपने वेट करना है।
अभी जी फ़िलहाल जब तक होम ऑफिस का इस सिलसिले में डिसीजन कोई नहीं आता, जब वो डिसीजन दे देते हैं, अगर आपको यहाँ पे स्टे दे देते हैं आपकी जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से, तो फिर तो मामला ख़त्म हो गया। और अगर वो नहीं देते आपको तो फिर उस हवाले से फिर आप उसको आगे जो है, अगर आपको यहाँ पे राइट ऑफ अपील दिया है तो आप उसको फिर चैलेंज करेंगे और उस हवाले से फिर आप उसको डील करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपका यही है कि आप वेट करें। और मेरे ख़्याल से आपको देखें, पहली चीज़ ये होती है कि जब आप जिस तरह आपकी जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली यहाँ से वीज़ा वो स्विच करते नहीं हैं। विज़िट वीज़ा से आपको वो यहाँ से वो स्विच आप देते नहीं हैं वीज़ा, जिस बेसिस पे आपने जनरली मतलब एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव कि आप अकेली हैं, आपके अपने मुल्क में कोई भी नहीं है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, यहाँ से वो नॉर्मली चेंज नहीं करते विज़िट वीज़ा को। लेकिन हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर बहुत ही ख़राब मेडिकल सिचुएशन है तो फिर शायद होम ऑफिस दे भी सकता है, लेकिन उनकी डिस्क्रेशन है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपको इसको ज़्यादा कोई पुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा लगेगा ना वो आपके लिए बेहतर है, वो आपके लिए इवेंचुअली आपके लिए बेहतर होगा। तो इसको आप आराम से चलने दें, जब होम ऑफिस डिसाइड करेगा फिर उस हिसाब से उसको डील कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी अली बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। मैंने 3 सवाल पूछने थे आपसे। जी बोलिए जी, पहले सवाल से स्टार्ट करें। सर जी मैंने इंडेफिनिट अप्लाई किया था लास्ट ईयर, ठीक है, तो अभी 1 साल बाद मुझे ना उसकी आ गई रिफ्यूजल, और वो उन्होंने टॉइक पे डिसेप्शन लगाया, ठीक है। और जो टॉइक था मैंने खुद किया था 2012 में, तो इस एप्लीकेशन में वो मैंने डाला भी नहीं था। इसमें मैंने लाइसेंस यूके किया था और ई सोल किया था, ठीक है। और मैं इस कंट्री में आया था 2007 में और मुझे 9 ईयर हो गए, और जो मेरी वाइफ है वो ब्रिटिश है। आया कि मैं ह्यूमन राइट्स पे जा सकता हूँ या 9 ईयर के बाद भी मैं अभी जो मैंने केस डाल दूँ तो वो मैं लीगली कंसीडर करूँगा? नहीं, अभी आपको जब उन्होंने आपको केस रिफ्यूज किया तो आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील दिया है? जी वो दिया मुझे इन्होंने। जी तो ठीक है, फिर अगर आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील दिया है तो फिर आपका लीगली टाइम जो है वो हो रहा है। आपने अगर अपील कर दी है तो, और ऑब्वियसली जब आप अपील पे जाएंगे तो आपको फिर कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि टॉइक का एक बड़ा मेजर किस्म का मसला था, बहुत से लोग उसमें आए हैं। तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि जनरल परसेप्शन यही है टॉइक के हवाले से कि जी जिन लोगों ने किया है तो शायद वो सही तरीके से नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारों ने गलत तरीके से किया। तो अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि जी हाँ आपने खुद ही किया, आपके पास कोई एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन और जो भी आपके साथ जिस तरह आपने किया था वो सारा कुछ आप एक्सप्लेन कर देते हैं और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर तो ठीक है, मसला का हल हो जाएगा फिर। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साइमा लंदन से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मैं 5 साल रिफ्यूजी थी, उसके बाद मुझे इंडेफिनिट मिला, अब मैं नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो ऐसा है कि मैंने लाइफ इन यूके और B1 एंट्री 3 ट्रिनिटी कॉलेज से कर लिया है। मेरा 18 ईयर्स बेटा है जो कॉलेज जाता है, सितंबर में उसकी यूनी स्टार्ट हो रही है, तो मुझे उसके लिए भी B1 एंट्री 3 करवाना है। अगर वो 18 ईयर्स का हो गया तो जी करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मेरे साथ 3 बच्चे हैं, 15, 18, 11। आप एक सेकंड ज़रा होल्ड कर लें प्लीज़। मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो एक ब्रेक पे हमें जाना पड़ेगा। आप लाइन पे ही रहिएगा, ब्रेक से वापसी पे मैं आपसे इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। नाज़रीन एक वक्फे पे हम जा रहे हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।